Assalamualaikum guys, hope all you are fine. In this video we will discuss about the pathogenesis of septic shock, which is very important from the exam point of view. So सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेप्टिक शॉक होता क्या है. सेप्टिक शॉक इज़ बेसिकली ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्शन, जिसमें हमने कहा था कि उसमें हमारे पास पहले इसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो एंडोटॉक्सिक रिलीज़ करते थे, इसलिए उसको एंडोटॉक्सिक शॉक कहते थे. लेकिन बाद में पता लगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज भी ये कॉज करते हैं और साथ में आपके पास फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये सेप्टिक शॉक होता है. सो इसकी पैथोजेनेसिस या इसको पैथोफिजियोलॉजी क्या है. देखो, जब भी सेप्टिक शॉक होता है तो कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है. और वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, वो टॉक्सिन्स जो हैं वो शॉक की कंडीशन क्रिएट करते हैं. जब भी क्या होता है, अब आपको पता है ये बैक्टीरियाज बेसिकली दस आर माइक्रोब्स, ठीक है. तो माइक्रोबियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं या बैक्टीरियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं. जब भी हमारी बॉडी में आउटसाइड से कोई पैथोजिन एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है. वो केमिकल्स जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, टिश्यू नेक्रो, ये देखो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, उसके बाद इंटरल्यूकिन 1, फिर यहाँ पे प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटिंग फैक्टर. तो ये कुछ हमारे पास केमिकल्स होते हैं. जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो वो ये केमिकल्स रिलीज़ करता है. दूसरी तरफ वो एंडोथेलियल सेल्स को भी एक्टिवेट करता है. कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस भी आ जाते हैं, कुछ सेल का फंक्शन भी ख़राब होता है अगर तो कुछ केमिकल्स ऐसे हों जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो वो फिर सेल के फंक्शन को और मेटाबॉलिज्म दोनों को ही ख़राब कर देते हैं. फिर हमने कहा कि अच्छा जो हम इवेंट्स पढ़ेंगे ना कि क्यों यानी किन कॉजेज़ की वजह से ये जो सेप्टिक शॉक है ये होता है, उसका सबका मेन पॉइंट यही है कि देयर इज़ हाइपोपरफ्यूजन एंड विच इज़ बेसिकली लो ब्लड वॉल्यूम. इसलिए जब भी कोई शॉक का बंदा इमरजेंसी में आता है तो सबसे पहले उसको वो ड्रिप्स लगाई जाती हैं, उसको वो जो इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ ना करे. क्योंकि अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है ना तो देयर इज़ डिसफंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स. अब मैं आपको एक स्टोरी की तरह, एक मज़ेदार कहानी की तरह आपको ये बताऊँगी. लेट्स सपोज जैसे किसी भी स्टूडेंट ने जब एडमिशन लेना होता है तो उसके घर वाले, उसके रिलेटिव्स, उसके फूफो, ताया, मामी सारे उसको मशवरा देते हैं कि तुम ये करो. इस तरह ये जो मैंने लिखे हैं ना पॉइंट्स 5, तो समझ लें कि ये 5 आपके रिलेटिव्स हैं. इनमें कोई भी आप ले लो, चाचा, फूफा, ताया, मामी, कुछ भी खाला ले लो, तो वो सारे आपको कोई ना कोई मशवरा देंगे. एंड पे होएगा काम ख़राब. तो अभी देखो, क्योंकि करना वही चाहिए ना जो आप ख़ुद सोच रहे हो, किसी के कहने से नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ना होता है. तो पहला जो है ना इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन सब के हमने डिटेल पढ़नी है. अभी सिर्फ नाम देखो, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, काउंटर इन्फ्लेमेटरी जो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा. फिर प्रो कोएगुलेशन स्टेट जो कोएगुलेबिलिटी को, कोएगुलेशन की स्टेट को बढ़ा देता है. मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, ठीक है. उसके बाद है कंप्लीमेंट सिस्टम. अब ये मेटाबॉलिज्म फैक्ट में मैं एग्जांपल देती हूँ. जब सारे ताया, पप्पो, मामी मशवरा दे रहे हैं, आपके अम्मी अब्बू को किसी एक का मशवरा अच्छा लगेगा, वो आपको फोर्स करेंगे कि ये करो. आप कहोगे मैंने ये नहीं करना, तो घर का मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा. इस तरह आपकी बॉडी का भी मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है. और लास्ट वन पे दैट इज़ कंप्लीमेंट सिस्टम. तो अभी हम इन सब की डिटेल्स पढ़ते हैं. अब पहला जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जैसे मैंने आपको कहा कि हम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे. तो समझो कि आपके ताया ने आपको कोई मशवरा दिया कि बेटा ये तुम ये कर लो, इसमें एडमिशन ले लो इस चीज़ में. अब आपके घर में ये मामा हैं, ये बाबा हैं और ये आप हो बीच में, ठीक है. उनको भी मशवरा गया है और इनको भी मशवरा गया है और आपको भी मिला है. तो तीनों ने अब अपना कोई ना कोई इफ़ेक्ट दिखाना है. तो आप बेसिकली एज अ रिसेप्टर काम करें क्योंकि आप वो मशवरा रिसीव कर रहे हो, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है. तो ये आपकी मामा ने जी प्रोटीन सी रिसेप्टर एज एक्ट किया, ये आपके पापा ने सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स एक्ट किया और आपने टोल लाइक रिसेप्टर्स एक्ट किया. क्योंकि मेन काम आपने करना है तो आपकी आगे प्रोसीड होगी. तो आप सबको जो है वो मशवरा मिला. अब आपको वो मशवरा अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो मैं उसके ऊपर काम करूँ, मैं उस फील्ड को सर्च करता हूँ और उसके ऊपर एक्ट करता हूँ. तो आपने क्या किया कि वो आप टोल लाइक रिसेप्टर थे, आप बेसिकली आपके पास पैम्स थे. तो पैम्स जो है इसकी एब्रिविएशन क्या है कि दीज आर पैथोजिन एक्टिवेटिंग
यहाँ पे हमारे पास पैथोजेंस होते हैं। तो अब आप एक्टिवेट हो गए हो, ठीक है। जब आपको ये मशवरा मिला, आप ये थे पैम्स थे, आपने एज अ टोल लाइक रिसेप्टर एक्ट किया और आपने वो मशवरा रिसीव किया। अब आप एक्टिवेट हो गए। जब आप हरकत में आ गए हो, आपके अंदर एनर्जी है कि हाँ चलो यार क्या तो सही रहे, या मेरा फ्यूचर ही बन जाएगा, मैं ये कर लेता हूँ। तो आप एक्टिवेट हो गए और आपने कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ किए हैं। मतलब समझो कि आप कोई काम करोगे, जाओगे वहाँ का फॉर्म लोगे, वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन लोगे कि इस इंस्टीट्यूट में क्या क्या होता है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो इस तरह जब आप जो केमिकल्स एक्टिवेट हुए हैं, उन्होंने कुछ केमिकल्स रिलीज़ किए, जैसे टिशू नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 12। तो ये कुछ मीडिएटर रिलीज़ होंगे जिनको हम कहते हैं साइटोकाइन लाइक मीडिएटर्स, और वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। यानी आपका फ़ैसला आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने अपना सारा सिस्टम हैंडल करना है। तो आपने जब एक एक्टिवेट होके जाके एडमिशन फॉर्म्स वगैरह लिए, उनके बारे में पता किया, तो अगर आप कोई मेजर स्टेप लोगे तो वो आपका बेसिकली सारे सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो इस तरह जब ये मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं तो ये फिर आपके सारे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो ये पहला था इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, जो बेसिकली लीड्स टूवर्ड द शॉक। अब इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, एंडोथीलियल एक्टिवेशन। अब इस एंडोथीलियल एक्टिवेशन में क्या होता है कि कुछ ये जब एंडोथीलियल, आपको पता है हमारी ये सरफेस है स्किन की, और ये लेयर है एंडोथीलियम की, जो अंदर हमारी एंडो मतलब इनसाइड की लेयर है, ये इस पे सेल्स हैं बहुत सारे। और ये एंडोथीलियल सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो ये बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं, जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटिंग फैक्टर भी है, फिर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है। और तो ये इंटरल्यूकिन 8, 6 ये रिलीज़ हो गए। अब इन्होंने रिलीज़ होकर काम क्या करना है, ये वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, मतलब उनका वॉल्यूम, उनका जो स्पेस थी वो बढ़ गई सेल्स के दरमियान की, और जिससे वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी। अब आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, मैंने शॉक की वीडियो में आपको बताया था कि वस्कुलर परमेबिलिटी से आपके इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता, और वो वैस्कुलर परमेबिलिटी अल्टीमेटली क्या करेगी, आपकी डिक्रीज्ड परफ्यूजन रिजल्ट करेगी। और जब परफ्यूजन कम हो जाती है, दैट इज़ अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द थ्रोम्बोसिस। तो ये एंडोथीलियल सेल्स की एक्टिवेशन की वजह से हुआ। तो अभी देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब समझो आप फॉर्म भर के आप वो लेकर आए इन्फॉर्मेशन, जिस इंस्टीट्यूट में आपके ताया ने आपको रिकमेंड किया कि चलो यहाँ जाओ, यहाँ अच्छी पढ़ाई है, यहाँ पे आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। तो आप घर आए तो बैठी हुई थी फुप्पो। अब आपको पता है, पाकिस्तानी अवाम को पता है फुप्पो क्या चीज़ होती हैं, वो जो कुछ करने नहीं दे रही होती हैं। तो इन्फ्लेमेटरी समझो, जो ताया ने मशवरा दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी कि फुप्पो चाहती हैं कि आप ताया के अगेंस्ट चले जाओ, एंटी चले जाओ। तो इन्फ्लेमेटरी के अगेंस्ट यानी चले गए हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो आपकी फुप्पो कह रही हैं कि नहीं, तुम्हारे ताया तो अपनी बेटी का देखो कहाँ अच्छी जगह करवा रहे हैं और तुम्हें नहीं वो सही कुछ करने दे रहे। तो वो भी कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगी, वो भी तुम्हें पंप करने की कोशिश करेंगी कि तुम ये करो। तो उनके मीडिएटर्स का नाम हो गया इंटरल्यूकिन 10 और एपोप्टोसिस, ठीक है। और यहाँ पे STNFR का मतलब क्या है, सोलेबल टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर। पहले आप एक अलग रिसेप्टर थे, अब आपको दोबारा फुप्पो ने पंप कर दिया कि नहीं ताया की बात ना सुनो, अब आप एक नए रिसेप्टर बन गए, सॉल्युबल टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर। और आपका जो पहले एक्टिव हुए थे आप, मैंने बताया था ना, जब आपको ताया ने मशवरा दिया, आप बड़े एक्टिव हुए, एनर्जी हुई, आप गए इंस्टीट्यूट में, फॉर्म लिया, प्रोस्पेक्टस लिया और फर्दर प्रोसेसिंग करने ही लगे थे अपने काम पे कि जी अब आपकी सुप्रेशन हो गई, आपको जी डम कर दिया गया कि भाई ये ना करो। फुप्पो जी ने आके आपको कह दिया कि अब तुम इसमें ना लेना, ठीक है, एडमिशन। तो अब तुम्हारी इम्यूनो सप्रेशन हो गई है। तो अब समझ आई कि एंटी इन्फ्लेमेटरी में क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन में केमिकल्स रिलीज़ होते थे ना, उसके अगेंस्ट काम करना है। और उसके अगेंस्ट काम करने के लिए इंटरल्यूकिन 10 और एपोप्टोसिस और ये आपको STNFR सॉल्युबल टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर्स रिलीज़ होते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो सुप्रेस कर देते हैं, आपकी एनर्जी की एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है फुप्पो वाली एग्जांपल तो आपको नहीं भूलेगी। तीसरी चीज़ है, अब समझो अब फुप्पो भी कैंसिल हो गई हैं, आपने उनकी बात भी अब चलो का सुन लेते हैं। आपने वहाँ से अपना ताया वाला प्लान तो कैंसिल किया, फुप्पो ने कोई नया प्लान नहीं दिया, सिर्फ ताया के प्लान को निगेट करने के लिए आपको कह रही कि उनकी बात ना सुनो। तो फुप्पो भी ख़त्म हो गई जी, ताया भी ख़त्म। अब आ गए नीचे जी मामी आ गई हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी पाकिस्तानी अवाम में रिश्तेदारों को तो ज़्यादा पता होता है, हमसे ज़्यादा पता होता है कि हमने आगे क्या करना है।
तो वो फिर डायरेक्टली आपको, उन्होंने कोई रिसेप्टर नहीं लिया, आप डायरेक्टली आपको आके पंप करने लगी हैं और आप एज अ फैक्टर काम कर रहे हो, दैट इज़ फैक्टर 12, ठीक है। उन्होंने कोई रिसेप्टर नहीं लिया। पहले भी हमने पोपो वाले में भी या इन्फ्लेमेटरी में भी मीडिएटर्स कहा था, ताया वाले में भी हमने कहा मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपको पंप करने की कोशिश कर रही हैं, आपको दिखा रही हैं ये देखो ये कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये देखो यहाँ ये होता है वो होता है। और वो क्या करेंगी, वो टिश्यू फैक्टर जो हैं उसमें क्या होगा, टिश्यू फैक्टर की क्वान्टिटी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी और जो थ्रोम्बोमोड्यूलर प्रोटीन सी है इनकी क्वान्टिटी कम करेंगी। वो करेंगी कि आपके माइंड सेट को थोड़ा बढ़ाएं और जो आपकी जो यहाँ पे थ्रोम्बोमोड्यूलर है प्रोटीन सी है उसको वो कम करना चाह रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं प्रोकोएगुलेशन में, जो ये टिश्यू फैक्टर्स वगैरह हैं इन्होंने आपके कोएगुलेशन, टिश्यू फैक्टर ने बेसिकली आपके क्लॉटिंग बढ़ानी होती है, आपकी थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस बढ़ाना होता है। तो एंटीफिब्रिनोलिटिक आएगी वो भी आपकी थ्रोम्बोसिस के इफेक्ट को बढ़ाएगी। वो कैसे बढ़ाती है, देखो फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन क्लॉट को तोड़ने वाली चीज़ होती है, तो एंटी का मतलब कि फिब्रिन बनाने वाली चीज़ जो क्लॉट को बनाएगी। तो यहाँ पे प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर इनहिबिटर, ये PAF का मतलब है, PAI का मतलब प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर इनहिबिटर, यानी ना वो दोनों काम कर रही हैं। आपकी जो मामी हैं वो आपको एक्टिवेट भी करना चाहती हैं, इनहिबिट भी करना चाहती हैं। आप वो खुद नहीं फैसला कर पा रही कि आपको क्या कहें, तो बस वो एक्टिवेट भी कभी कर रही हैं, कभी इनहिबिट भी कर रही हैं। इस तरह यहाँ पे वो एंटीफिब्रिनोलिटिक इफेक्ट का रोल प्ले कर रही हैं। तो अल्टीमेटली इससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा, टिश्यू इस्कीमिया, यानी आप भी तंग आ जाओगे, ठीक है। तो सेल जो है वो भी तंग आ जाएंगे, उनका इस्कीमिया हो जाएगा, यानी वहाँ पे उनको ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी, यानी आपको कुछ प्रॉपर समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अब कहाँ एडमिशन लूँ। तो आपकी एड्रीनल इनसफिशेंसी भी हो गई कि एड्रीनल ग्लैंड्स भी सही तरह काम नहीं कर रहे, आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी आपको बिल्कुल ही अभी जो है वो कुछ सेंस नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ एडमिशन लूँ। तो मामी ने भी आके काम काफ़ी ख़राब कर दिया है, इस्कीमिया भी करा दिया, इनसफिशेंसी भी हो गई और डायरेक्टली मल्टी ऑर्गन फेलियर। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में क्या होगा, अब कॉम्प्लीमेंट एक्शन में आपने ना उधर अपने किसी भी रिलेटिव की बात नहीं सुनी, अब आप खुद अपना एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो और आप C3CA, ठीक है, ये C3A, C3B और C5ACB ये जो है रिलीज़ होती हैं। अभी डायरेक्टली भी आप अपने पेरेंट्स को कहोगे कि हमें उनको हमें मशवरे की ज़रूरत नहीं, या इनडायरेक्टली आप उनकी बात को इग्नोर करोगे। तो आप बेसिकली डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली आपने करना तो अब वही है जो आप करना चाह रहे हो। तो आप बेसिकली एज एन एंडोथेलियल सेल दबा यहाँ पे काम कर रहे हो। जब आप एक्टिवेट हो गए हो, आपकी एक्टिवेशन हुई, अब आपने कहा भाई अब मैंने किसी की बात नहीं सुनी, अब मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। तो एंडोथेलियल सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो वो जो पैथोजिन होता है ना, वो जब सेल के गिर्द आया होता है, क्योंकि आपको पता है सेप्टिक बैक्टीरिया होते हैं, तो पैथोजिन जो भी बैक्टीरिया अंदर सेल में एंटर हो रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं कि पहले वो है कौन, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसके बाद उस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज, यानी उस बैक्टीरिया को उसके अंदर मौजूद मटीरियल जो टॉक्सिक मटीरियल है उसको कैसे हम न्यूट्रलाइज करें, उसके इफेक्ट को बेसिकली कैंसिल कैसे करना है। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन आपके अंदर एंटर हुआ उसको आपने उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कैसे करना है। तो उसके बाद वो जो न्यूट्रलाइज आपने कर लिया, अब आपने इसको डाइजेस्ट करना है, तो ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस होगा। ऑप्सोनाइजेशन क्या होती है, इज़ एन ईटिंग प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें आप जो आपका डेड बैक्टीरिया है जिसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया हुआ है उसको इनगल्फ करना है और वो मैक्रोफेजेस के थ्रू करेंगे। और ये क्योंकि ऑप्सनिन रिलीज़ हुआ है तो ऑप्सनिन के रिलीज़ होने की वजह से ये प्रोसेस ईजी हो जाता है, ये मैक्रोफेजेस का बैक्टीरिया को इनगल्फ करने वाला काम आसान हो चुका है। यानी आपने किसी की बात नहीं सुनी, अब आप अपना काम कर रहे हो, इसलिए आपका काम जो है आपके लिए ईजी हो रहा है, ठीक है। पहले क्या हुआ था कि आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डिस्टर्ब था, ठीक है, जैसे कि कार्डियोजेनिक और हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई होती है तो जो पेशेंट होता है वो ठंडा होता है, उसके हाथ ठंडे होते हैं, क्लेमी होता है, ठीक है, और साइनोटिक अपीयरेंस यानी वो पीला पड़ा होता है और उसकी हाथ बहुत ठंडे हैं। और सेप्टिक शॉक में वो फ्लश्ड होता है, यानी चीज़ उसकी बहुत ज़्यादा लाल हुए हुए हैं और वाम है, बहुत ज़्यादा वो हाथ वगैरह गर्म है और यहाँ वेजो डायलेशन हो जाती है। तो हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और सेप्टिक शॉक में इसकी वेजो डायलेशन हो जाती है। तो आई होप कि जो आपको फैक्टर्स थे जिसमें हमने पहला इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पढ़ा, सेकेंड वन एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, थर्ड इज़ प्रोकोएगुलेशन स्टेट, फोर्थ इज़ कंप्लीमेंट एक्टिवेशन एंड फिफ्थ वन इज़ डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये पढ़ा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट्स है। तो आज की पैथोजेनेसिस आपको आई होप कि क्लियर हो गई होगी।